सब बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें आपका जो कुमार मित्तल आपको सेकंड बुक दे रखे हैं, इसमें आपको जो चैप्टर 23 आपको दे रखे हैं, यानी परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, इसमें आपको बहुत सारे आंकिक प्रश्न दे रखे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 13 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 14 से हल समझेंगे। लेकिन आज के जो भी प्रश्न रहेंगे उनका हल भले ही थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको समझना चाहिए, और इसके लिए इसमें बहुत सारे नियम आपको बताए जाएंगे। बस क्लास में आपको अंत तक बने रहना है, देखिएगा और ध्यान से देखेंगे सब लोग। प्रश्न नंबर 14, यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 में आपको करना क्या है, देखिएगा। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो यहाँ पे मैं एक बार प्रश्न को पढ़ता हूं। हाइड्रोजन परमाणु की यहाँ पे nवी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, -13.6 बटे n² eV सूत्र से व्यक्त की जाती है। ज्ञात कीजिए नंबर 1, इलेक्ट्रॉन के द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने, द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने से मुक्त हुई ऊर्जा। और नंबर 2 पे आपको क्या करना है, इस संक्रमण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। इसमें 3 खंड हैं, बात को जरा सुन लीजिए कान खोल के। इसमें हमारा जो पहला खंड है, इसमें हमसे साफ ये बोल दिए हैं कि द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में मुक्त हुई ऊर्जा, यानी कोई दूसरी कक्षा से जब प्रथम कक्षा में जाएगा तो वो अपने ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, यानी उसकी ऊर्जा कुछ ना कुछ निकलेगी। तो कितनी निकलेगी, तो इसके लिए देखिएगा बेटा, बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आज सवाल कम ही लग पाएंगे, लेकिन आज के सवाल थोड़ा माइंडेड है, थोड़ा फिगर द्वारा भी लगेंगे। जैसा कि आपको बनवाया गया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें आपको मैंने 9 लाइनें आपको खिंचवाई थी, 6 लाइनें पास पास थी, 3 लाइनें थोड़ा दूर दूर थी, स्पेस ज्यादा था। उस पे आधारित न्यूमेरिकल होंगे और अल्फा बीटा गामा किरणों पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, नंबर 1 की बात हम करेंगे बहुत ही कायदे से। तो यहाँ पे n बराबर आपको क्या दे रखा है, बोलो। पहली चीज तो ये क्या कहते हैं, द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में, यानी n बराबर 2 एक बार लेंगे और एक बार n बराबर कितना लेंगे, 1 लेंगे। अब करें तो फिर कैसे करें, यानी एक बार आपको n का मान 2 लेना है और एक बार आपको 1 लेना है। तो यहाँ पे काम करते हैं कि n बराबर सूत्र लगाएंगे 13.6 eV बटे n²। आराम से देखिए, पहले राउंड में आपको यहाँ पे n बराबर कितना दिया है, 2, तो n बराबर हम 2 लिख लेंगे। जहां जहां n होगा वहां वहां आपको बेटा 2 लिख देना है, 2 की घात 2। E2 बराबर 13.6 eV और नीचे आपका 4 आ जाएगा। 4 एक कम 4 कर देंगे, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16, 3.4 eV आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 3.4 eV आ जाएगा। अब फिर हमसे क्या कह रहे हैं, प्रथम कक्षा में जाने पर, सुनिए, प्रथम कक्षा में जाने पर, तो फिर जहां जहां 2 की घात 2 लिखा है वहां पे आपको क्या लिख देना है, 1, तो 1 की घात 2 हो जाएगा। तो ये बताओ, जब 1 की घात 2 रहेगा तो 1 की घात 2 का मतलब 1 ही तो रहेगा। तो E1 बराबर माइनस का 13.6 eV केवल 1 और बटे में पूरा पूरा 13.6 eV आ जाएगा। अब हमको ऊर्जा निकालना है, डेल्टा E बराबर बताया गया था कि कम वाले में से, यानी ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। तो माइनस में जो मान कम होता है, माइनस में जो मान कम होता है वो बड़ा होता है, और जो मान बड़ा होता है वो छोटा माना जाता है। यानी कि आपको E2 में से आपको क्या करना है, यहाँ पे E1 को माइनस कर देना है। तो बात आती है, तो करें तो फिर कैसे करें, तो यहाँ पे लिखेंगे E1 E2 माइनस E1,
तो E2 का मान कितना है बताओ बेटा, माइनस का 3.4, और E1 का मान कितना है, माइनस का 13.6। इसको जोड़ दीजिए तो ये बनेगा आपका प्लस 13.6। आप घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 13 में से 3 जाएगा 10, यानी कुल मिला के कहानी यह है कि 10.2 ईवी आंसर आ जाएगा। अब रुके रहिएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आंसर। नंबर 2 पे कहते हैं इस संक्रमण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है लैम्डा। नंबर 2 पे आपको लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा बराबर एक फार्मूला होता है 12.375 एंगस्ट्रॉम, और नीचे लगा देंगे डेल्टा ई। यहाँ पे 12.375 हो जाएगा, डेल्टा ई के स्थान पे लिख देंगे 10.2। बोलिए, डेल्टा ई के स्थान पे 10.2। यहां से हटाओगे पॉइंट, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, 12.3750 आ गया, और नीचे आपका 102 है। अगर आप भाग करते हैं, भाग अगर नहीं करेंगे इतना छोड़ देंगे सही माना जाएगा, भाग करेंगे तो आपका 12-13 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा, यानी 1213 एंगस्ट्रॉम इसका आपका आंसर आ जाएगा। परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। एक आवश्यक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी पेपर में परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा पूछेगा तो आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हो 13.6। अगर मान लो पेपर में आता है कि परमाणु को आयनित करने के लिए या परमाणु का आयनन करने के लिए अगर आपसे ऊर्जा पूछा जाएगा तो 13.6 ही आप उत्तर बताइएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपकी कॉपी में नोट्स में लिखवा रखा है। लेकिन मान लो अगर आपको निकलवाना हो, निकाल के दिखाना है टीचर को, वैसे तो डायरेक्ट पता है कि हमको यहाँ पे 13.6 होता है, लेकिन अगर निकाल के टीचर को दिखाना है तो बता दीजिएगा परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो अगर परमाणु को आयनित करोगे तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा आ जाएगी बेटा 13.6। मैं बता देता हूं इसका सूत्र क्या होता है, ई इनफाइनाइट। सुन लो पहले, ई इनफाइनाइट माइनस E1 लेते हैं। बोलो, परमाणु को आयनित करने के लिए डायरेक्ट आंसर पता था कि 13.6 हो सकता है, लेकिन अगर निकाल के दिखाना है तो ई इनफाइनाइट, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट, हिंदी में कहते हैं इसे अनंत। तो अनंत से पहली कक्षा तक निकालिएगा, तो ई इनफाइनाइट का मतलब जीरो होता है। अगर ई की बात करता हूं मैं तो इसका फार्मूला होता है माइनस का 13.6, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर। वैसे n स्क्वायर होता है, लेकिन अगर E1 है तो माइनस 13.6 1 की घात 2 लिख दीजिएगा। ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा तो 13.6 ईवी आंसर इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 के अंतर्गत 3 खंड थे जो आपको करवाए गए हैं। बहुत जल्दी करेंगे, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 15 जैसे मैंने आपको लगवाया है बिल्कुल सेम उसी तरह ही लगेगा, बस केवल थोड़ा सा ध्यान दो। क्वेश्चन को मैं एक बार पूरा पढ़ता हूं। हाइड्रोजन के परमाणु की Nv कक्षा में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 eV/n² होती है। इलेक्ट्रॉन के चतुर्थ से तीसरी कक्षा में संक्रमण होने पर उत्सर्जित ऊर्जा तथा संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अब बात आती है कि तरंग दैर्घ्य निकाले तो फिर कैसे निकालें। सबसे पहले आपको डेल्टा ई निकालना है। शब्द कठिन है, बात को जरा समझ लो कायदे से। चतुर्थ से तीसरी कक्षा में, अगर आप हार मान लोगे कि न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा तो ये गलत चीज है, प्रयास करो, यानी कि चौथे से तीसरी में जाना है। तो सुन लो, पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले En बराबर, आपको यहाँ पे 2 खंड है, मैं पहला खंड सॉल्व करूंगा। En बराबर -13.6/n²। ये बताओ पहले, इसमें यहाँ पे n बराबर दिया कितना है, चतुर्थ है ना, तो यहाँ पे n बराबर आपको 4 लिख लेना है। तो En बराबर -13.6 eV, n के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, 4 की घात 2। 4 की घात 2 का मतलब आपका होता है बेटा 16। यहां से हटाओगे नीचे 0 बढ़ जाएगा। अब 160 का भाग लगाओ 136 में,
तो 16 दूना 32, पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ जाएगा। 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ती 112, 16 सत्ती 112, 16 अठे 128, यानी 8 बार लगेगा। 16 में से 8 गया, ये आपका 80 आ जाएगा जीरो। 16 पंचे 80, यानी भाग करने पर अगर आप करेंगे तो पूरा पूरा माइनस का 0.85 ईवी आएगा। और यहां पे E4 हो गया क्योंकि n का मान 4 लिया था। अब पता है क्या करेंगे, जहां जहां 4 लिखा है तीसरी कक्षा में जाना है, तो n बराबर कितना लिख लेंगे 3। तो यहां पे क्या करेंगे, 3 बराबर माइनस का 13.6 ईवी और नीचे 3 की घात 2। ए बेटा 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है 9, यहां से हटाओगे आपका 90 बन जाएगा। और 90 से इसको भाग करेंगे, अगर 90 से अगर आप 136 को भाग करते हैं तो 90 एकम 90 होता है। यहाँ पे आपका 4 बचेगा, पॉइंट लगाओ जीरो, 9 बचे 45, 450, यहाँ पे 10, 9 एकम 9, यानी 1.51 आ गया। भाग करने पर माइनस 1.51 ईवी आ गया। अब पता है क्या करना है, उत्सर्जित आपको निकालना है। तो याद करो इन दोनों में कम मान कौन सा है, 0.85 है और ज्यादा मान आपको 1.51 दिख रहा है। लेकिन माइनस का जो कम मान होता है उसमें से जो माइनस का ज्यादा मान होता है वो घटा देते हैं, यानी कि E4 में से आपको E3 घटाना है। E4 का मान कितना है बेटा, पॉइंट का 85 है। E3 का मान कितना है, माइनस का 1.51 है। अगर आप इस पॉइंट को, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 1.51 को घटाइए 0.85 से, तो 11 में से 5 जाएगा 6, 14 में से 8 जाएगा 6, यानी घटाने पर आपका 0.66 ईवी आएगा। हमको नंबर 2 पे लैम्डा निकालना है। लैम्डा बराबर सूत्र होता है 12 37 5 एंगस्ट्रॉम और नीचे आपका होता है डेल्टा ई। क्यों, प्रश्न नंबर 15 में हमको तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। तो देखिएगा 12 37 5 और डेल्टा ई का मान 0.66 एंगस्ट्रॉम। पेपर में इतने छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर आप भाग करते हो तो यहां से हटाओगे ऊपर जीरो बढ़ जाएगा। भाग करेंगे तो भाग करने पर यही आंसर शो होगा 18,750 एंगस्ट्रॉम। ना कर पाना भाग, यहीं तक छोड़ देना एंगस्ट्रॉम लिख के। ये 2 खंड थे, ये भी कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जो करवाएंगे प्रश्न नंबर 16, वो सबको बहुत ही सावधानी से देखना है, क्योंकि अभी तक जो प्रश्न था वो सूत्र पे लग रहा था। हालांकि अगला क्वेश्चन भी सूत्र पे ही लगेगा, लेकिन ये फिगर बना के लगेगा, तब जाकर समझ पाओगे कि सवाल कैसे लग रहे हैं, क्या हो रहा है। बहुत जल्दी करिए। देखिएगा प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। बहुत कायदे से बताऊंगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बस केवल आपको समझना है, कोई करेगा नहीं साथ में, भले ही एक ही लगे। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा En बराबर -13.6 n² eV से प्रदर्शित की जाती है। नंबर 1 हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। नंबर 2 पे कहता बामर श्रेणी की H बीटा लाइन की तरंग दैर्घ्य। अब भैया समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, यानी बामर श्रेणी की H बीटा लाइन की हमको तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। अब बात आती है कि कैसे ज्ञात करेंगे। बेटा बहुत ही आसान है, थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कहता है। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 16 का यहाँ पे पहला खंड है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। हाइड्रोजन, अगर एक प्रश्न समझ जाओगे फिर इससे जो भी आएगा लगा लोगे। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल इसी से सब आएगा, इसी लेवल पे आएगा। हाइड्रोजन परमाणु की, और सुनो इतने प्रकाशन चलते हैं कि आप परेशान हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा लगाने का तरीका सबका एक है। तो आपको मैंने डायरेक्ट बताया था कि अगर आयनन ऊर्जा पूछेगा या आयनित करने के लिए पूछेगा तो आपको हमेशा उत्तर में डायरेक्ट लिख देना है 13.6 ईवी होता है। बोलो होता नहीं होता है। लेकिन अगर आपको लगा के दिखाना है टीचर को तो आपको लिखना है E इनफाइनाइट माइनस E1। ये याद कर लो, आता है क्वेश्चन। परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 13.6 ईवी होता है। E इनफाइनाइट के स्थान पे 0 लिख देंगे। E1 का मतलब होता है माइनस का 13.6 ईवी और नीचे क्या लिख देंगे 1 स्क्वायर।
माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 13.6 ईवी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला। लेकिन पहले में तो कुछ नहीं था, बस दूसरे में ही तुमको सब चीजें सीखनी है, माइंड वाली। बामर श्रेणी की एच बीटा लाइन की तरंग दैर्घ्य, सुन लो पहले। बामर श्रेणी, लेकिन बामर श्रेणी तो जानते हो, लेकिन उसमें तुम लोग एक चीज नहीं जानते हो, अल्फा बीटा गामा नहीं जानते हो। बामर श्रेणी की एच बीटा लाइन की क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य हमको फाइंड करना है। कुल मिला के हमको लैम्डा ज्ञात करना है। अच्छा, लैम्डा ज्ञात करने के लिए तुमको n के 2 मान चाहिए, जैसा कि अभी देखते चले आ रहे हैं। हमको n बराबर 3 दिया होता था, n बराबर 2 दिया होता था, तो n बराबर 3 से क्या करते थे, n बराबर 3 से E3 का मान निकाल लेते थे। अगर 2 दिया होता था E2 निकाल लेते थे, दोनों को घटा के डेल्टा ई निकाल लेते थे। लैम्डा बराबर सूत्र लगा देते थे 12 37 5 एंगस्ट्रॉम बटे डेल्टा ई, भाग कर देते थे, आंसर आ जाता था। तो अब बात आती है बामर श्रेणी की एच बीटा लाइन की तरंग दैर्घ्य। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 5 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं। पांचों प्रकार की श्रेणियों को कॉपी में लिखवाया गया है, आपको मैंने फिगर बनवाया था। अब यहाँ पे बात ये समझने की है, पहले हमें एक बात बताओ कि सबसे नीचे कौन सी श्रेणी होती है, बताओ सबसे पहले कौन सी होती है। अब बात को बामर होती है, और फिर आपका जो भी है पास्टन ब्रैकेट फिर फुंड आ जाता है। तो सुन लो, पहले फिगर बना के करोगे। फिगर देखिए बेटा, एक बार फिर मैं आपके सामने फिगर लेकर उपस्थित हुआ है, समझो। पहले करना कोई नहीं, समझना है केवल। देख बेटा, फिगर देखिए, सब नहीं बनाना है, सब नहीं बनाना है। टोटल 9 लाइनें याद कर लो, 9 लाइनें खींची जाती हैं। पहले 6 लाइनें पास पास, 1 2 3 4 5 6। पेपर में भी बनाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में अगर आएगा, वरना पे अगर आपको रट्टा लगा ही नहीं पाओगे। 1 2 3 4 5 6 लाइनें पास पास खींच ली। और उसके बाद आपको बताया गया था जो 3 लाइनें होती है थोड़ा दूर दूर होती है, 1 2 और ये हो गया 3, बस। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपकी अगर याददाश्त तेज है, थोड़ा अपने माइंड पर जोर डालो, कॉपी पे नकल नहीं करेगा, खाली अपनी थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, खाली आपको उसके बारे में विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। बोलो, फिगर चाहे टेढ़ा हो चाहे बेड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। ऐसे फिगर था, 9 लाइनें थी, उसके ऊपर ये ऐसे ऐसे बनाया गया था, याद आ रहा होगा आपको। सारी नहीं बनाना है, और तुमको दोबारा रिपीट समझ में अच्छा आएगा। पहली वाली छोड़ के आपको लाइन खींचना था, एक, फिर उसके बाद ये खाना छोड़ के फिर खींचना था। टोटल शायद 7 लाइनें खींची थी, अगर मेरी याददाश्त तेज है। फिर आपको इसमें आ जाना है, फिर आपको फिर इसमें आ जाना है, फिर आप मतलब खाली टीचर को लगना चाहिए या तुमको समझ में आना चाहिए। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, बताओ। प्रैक्टिस, बताओ कोई दिक्कत है आपको? याद आ रहा हो, ऐसा बनवाया गया था। इसको बाबूजी बोलते थे लाइमन। मैं थोड़ा आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि इसी में अल्फा बीटा गामा देखना पड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा नीचे, इसको बोलते हैं लाइमन। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, छूट जाता था, फिर यहीं से ही देखो, फिर ये इसमें आता था। चित्र कोई जरूरी नहीं मां सुंदर सुंदर बनावा, हाँ, बस खाली टीचर को पता लगना चाहिए कि इस बच्चे को, इस बंदे को नॉलेज है। सावधानी बहुत इसमें रखनी होगी बेटा, एक तो न्यूमेरिकल आने आना है, नहीं आएगा तो क्या ले जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, बामर। ये लाइमन होता है बाबूजी, ये आपका बामर होता है। बस 2 ही बना लो, पांचों पेपर में आएंगे ही नहीं। अच्छा मान लो सर जी हमको बामर की, लाइमन की आवश्यकता नहीं, तो बामरे बना लेते। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर लाइमन की आवश्यकता नहीं थी तो लाइमन ना बना, खाली बामरे बना दो, तब तो इजी है। आप याद रखो कि ये पहले वाले राउंड को छोड़ के वहां तक ही आपका बामर होता है, तब तो बना लोगे ना छोटा सा। लेकिन मैंने इसलिए बनाया कि आपको समझ में अच्छा है। अब रुको, इसी में तुमको मैंने आपको याद दिलाओ, इसको बोलते थे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। आपको सब याद होगा, थोड़ा बहुत तो याद है, क्योंकि उस दिन क्वेश्चन पे बहुत बड़ा बार बार आपको लिखवाया गया था, बहुत बड़ा लिखवाया गया था। n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 और n बराबर 7 ये छोड़ दिया गया था। इनफाइनाइट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं था,
तो आगे इनफाइनाइट होगा, n बराबर इनफाइनाइट लिखा गया था। अब एक बात बताओ, सुनो, कोई बात नहीं है, इतना बना लेंगे। अब आपसे एक बात कह रहे हैं, सुन लो, अल्फा बीटा गामा कौन होता है, सुन लो पहले। अगर ये बामर श्रेणी है तो पहली रेखा अल्फा कहलाती है, दूसरी बीटा लाइन कहलाती है, फिर ये गामा कहलाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अगर लाइनमन में बात आ जाए तो क्या मानोगे, पहली लाइन अल्फा, फिर बीटा, और फिर आपको चुप्पे से क्या करना है, किसी को बताना नहीं है गामा। कोई दिक्कत है, पहले बना लेना और फिर क्या करना, पहले वाले को अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। अब ये बताओ, सवाल ये उठता है कि हमसे बामर में पूछ रहा है, बोलो प्रश्न में, यहाँ पे बामर में ही तो पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा, शानदार बताइए, एच बीटा। तो बताओ बीटा कौन सा होगा, ये बोलो, बीटा है, बताओ, अल्फा इसमें जाए, इसमें जाए, इसमें गामा कह सकता है, गामा में जान जाना। तो बीटा के सामने जो बीटा आए हो, तो इस आखिरी वाली रेखा के सामने क्या लिखा है, 2, और ये कहां तक गई है, यहाँ पे, इसके सामने कितना लिखा है, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि n का मान एक बार तुमको 2 लेना है और एक बार n बराबर कितना लेना है, 4 लेना। बताओ समझ में आ रहा है। तो एक बार देखिएगा, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, एक बार n बराबर हम 2 ले लेंगे, बोलो बोलो बोलो। तो जब n बराबर 2 लोगे तो सूत्र होता है माइनस का 13.6 ईवी बटे कितना लगा देंगे, n स्क्वायर। तो ई n बराबर माइनस का 13.6 ईवी, और नीचे यहाँ पे 2 की घात 2, तो डायरेक्ट 4 लिख दे। अतः तो ज्ञान होगा कि n के स्थान पे 2 की घात 2 लिखोगे, 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, हो जाएगा कितना, माइनस का 3.4 ईवी। अब इतना हो जाने के बाद एक समस्या आती है कि हमने यहाँ पे 2 पे निकाल लिया, E2 का मान इतना आ गया। अब हमको बहुत बड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको अब 4 पे निकालना पड़ेगा। तो भैया अगर n बराबर 4 पे निकालते हो तो मुझे ये लगता है कि आपको यहाँ पे साइड में n बराबर 4 लिखना होगा। ई n बराबर सूत्र होता है माइनस का 13.6 ईवी, और यहाँ पे 4 की घात 2 बनेगा, बोलो बोलो। 4 की घात 2 का मतलब डायरेक्ट हमने 16 लिख दिया, हटा दोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ जाएगा। मैंने अभी भाग किया है, बताओ, सॉरी, मैंने अभी भाग किया है, भाग करने पर कितना है बताओ, मुझे लगता है 0.85 भाग करने पर आया। बेटा बहुत सारे मान आपको याद हो जाएंगे, आया है। अब तुम क्या करोगे, तो यहाँ पे किस पे निकाला गया, E4 पे निकाला गया, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे डेल्टा E बराबर जब निकालोगे तो कम वाले मान में से, यानी E4 में से आपको क्या माइनस करना है, E2। कोई लगाएगा नहीं, गलत हो सकता है, 0.85, फिर आपको E2 का मान ये लेना है, तो प्लस का 3.4 हो जाएगा। 3.4 में से आपको यहाँ पे क्या करना है, 0.85 माइनस करना, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे 2.55, घटाने पर आपका कितना है, 2.55 ईवी आ रहा है। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे 2.55 ईवी। अब हमको लैम्डा निकालना है। लैम्डा बराबर सूत्र होता है 12 37 5, इधर एंगस्ट्रॉम, और नीचे लगा देंगे 2.55। यहां से हटा दो बेटा पॉइंट, तो आपका ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा। अगर आप भाग करते हो, चलो इस बार हम भाग कर लेते हैं, अगर आप भाग करते हो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना आंसर इसका आएगा। भाग करने पर भाग करिएगा, 12 37, 12, भाग ना करो, इतने छोड़ तब भी सही माना जाएगा, 12 37 500, 12 37 500, भाग का निशान 255, कितना आ गया, 48 52, 48 52 को 48 53 लिखा जा सकता है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में अगर बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लगाने में सामर्थ्य हो सकते हैं, और छोड़ के मत आइएगा, लगा के जरूर आइएगा। सब लोग तुरंत करें। प्रश्न नंबर 17 आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, थोड़ा बता रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। जब प्रश्न में ना लाइमन का जिक्र करे, ना बामर का जिक्र करे, ना पास्टन का करे, ना ब्रैकेट का करे, ना फुंड का करे, तो समझ जाइएगा हमेशा आपको लाइमन लगाना है। तो प्रश्न नंबर 17 में आपसे अल्फा और गामा पे कहता है तरंग दैर्घ्य निकालो, तो सबसे पहले अल्फा पे निकालना,
कुछ नहीं करना है, बस केवल यहीं से भैया, यहीं से आपको यहाँ पे डाल देना है लाइमन श्रेणी की एच अल्फा लाइन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क अत्ता हो गया। तो अगर लाइमन लोगे तो अल्फा बताओ, अल्फा पे 1 है और फिर 2 है, तो 1 से 2 पे निकाल लेना, 1 से 2 पे निकाल लेना अल्फा। तो 1 से 2 पे निकालोगे तो आपको यहाँ पे पहले तुमको डेल्टा ई मिल जाएगा और उसके बाद लैम्डा मिल जाएगा। उसके बाद गामा कह रहा है भैया, गामा है भाई गामा, तो ये गामा है, गामा कहाँ पहुंचा दिया, 1 से 4 पे निकालना है। बोलो, फिर मोबाइल का सहारा ले लीजिएगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो क्या करना, गुणा भाग मोबाइल से कर लेना, घर में कैलकुलेटर होगा उससे कर लीजिएगा। कर लेंगे, कल सब बच्चों का होमवर्क ये देखा जरूर जाएगा। एच अल्फा और एच बीट, एच गामा के ऊपर आपको लैम्डा निकालना है।